नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए आज उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। पीएम उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर जा रहे हैं। वहां 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के समसामयिक मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्रालय ने बताया, सम्मेलन समूह की पिछली 2 दशकों की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की है संभावना। सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के नेता, पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, एससीओ से संबंध क्षेत्रीय आतंक रोधी संस्था के प्रतिनिधि, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि लेंगे हिस्सा। भारत दौरे पर आई फ्रांस की विदेश और यूरोपीय मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना आज मुंबई का करेंगी दौरा। कैथरीन कोलोना मुंबई में भारतीय निवेशकों से करेंगी मुलाकात। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक आम बैठक को भी करेंगे संबोधित। फ्रांसीसी विदेश मंत्री मुंबई में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिंद प्रशांत में फ्रांस के भारत चुनौतीपूर्ण समय में एक आवश्यक साझेदारी विषय पर देंगी भाषण। असम में स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में असम के कई आदिवासी विद्रोही संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौतों पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। इन समझौतों में शामिल होने वाले उग्रवादी समूहों के साथ पहले ही संघर्ष विराम जारी। पूर्वोत्तर में शांति और स्थायित्व मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शुमार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज से नागालैंड के 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान जेपी नड्डा वोखा जिले के ओल्ड रिफम में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। अपने नागालैंड दौरे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोहिमा में भाजपा नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में हरित और स्वस्थ परिवहन के लिए सतत और अभिनव वित्त पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय वित्त मंत्री आज मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए शनिवार की 3 दिन की लंदन यात्रा पर जाएंगी। ब्रिटेन की पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का इस महीने निधन हो गया था। भारत में 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक रखा गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ग्रेटर नोएडा में कम पर्यावरण प्रभाव के लिए स्थायी डेयरी पर सत्र की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज मुंबई में 25वीं ऊर्जा प्रतियोगी बैठक के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका से पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए विशेष पैकेज दिए जाने पर भारत की चिंता से अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को कराया अवगत। राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन के बीच फोन पर हुई बातचीत में दोनों देशों के बीच परस्पर रक्षा सहयोग और तकनीकी के साथ औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर हुआ विचार विमर्श। अगले साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें भेजने का आज अंतिम दिन। इस साल 1 मई को शुरू हुई थी नामांकन की प्रक्रिया। पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं। इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in पर और पद्म पुरस्कार पोर्टल padmaawards.gov.in पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के तहत ये सुविधा उपलब्ध। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, भारत की डिजिटल क्रांति को विश्व को दिखाए जाने की जरूरत। कहा, भारत ने साबित किया है कि जो उसकी डिजिटल ताकत है वो उससे ऊंची छलांग लगा सकता है। अमिताभ कांत ने कहा, भारत अपनी अध्यक्षता में सतत विकास के लक्ष्य लागू करने सुनिश्चित करेगा। भारत पर्यावरण के लिए जीवन शैली के पक्ष में पूरी तरह से खड़ा हुआ है और ये भारत की अध्यक्षता में बेहद महत्वपूर्ण एजेंडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज लखनऊ में स्मार्ट ग्राम पंचायत विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। सत्र के दौरान विधायी कार्यों के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना।
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग 2022 के लिए राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू। आईआईटी गांधीनगर आज शाम आईआईटी उम्मीदवारों को सूचित विकल्प चुनने में मदद करने के लिए वर्चुअल जेईई ओपन हाउस का करेगा आयोजन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन डीएमके संस्थापक सीएन अन्नादुरई की जयंती के अवसर पर आज सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करेंगे। हरियाणा और गुजरात के मुख्यमंत्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूक्रेन से लौटे और भारत में चिकित्सा शिक्षा जारी रखने की अनुमति मांगने वाले भारतीय छात्रों द्वारा दायर याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय करेगा सुनवाई। दिल्ली की एक विशेष अदालत आज जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में किया गया था गिरफ्तार। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन का किया था शुभारंभ। दूरदर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा बना, सनसनीखेज नहीं बल्कि विश्वसनीय समाचार देता है दूरदर्शन। दूरदर्शन के कार्यक्रम कई भाषाओं में उपलब्ध। पेट्रोल डीजल के रेट हुए अपडेटेड, 170वें दिन भी राहत बरकरार। पेट्रोल डीजल बेचने वाली कंपनियों की तरफ से आज फिर सुबह 6 बजे नए रेट जारी। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। केंद्र सरकार की तरफ से आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई। दीपम के सचिव तुहिनकांत पांडे ने बुधवार को बताया कि विभाग आशय पत्र पर काम कर रहा है। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए निवेशकों ने शुरुआती बोलियां दी हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया। अडानी विल्मर आक्रामक अधिग्रहण नीति पर काम कर रही है। लिस्टिंग के बाद से ही अडानी विल्मर के स्टॉक ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया। इस स्टॉक का भाव हालांकि लुढ़क कर बुधवार को 708 रुपये 90 पैसे रहा, जो कि एक दिन के मुकाबले में करीबन उसका 1.5% से ज्यादा का नुकसान है। अगस्त महीने में जीएसटी संग्रह 1.43 लाख करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 28% अधिक है। हालांकि ये जुलाई में 1.49 लाख करोड़ रुपए से कम। अप्रैल 2022 में कलेक्शन सबसे अधिक। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर की कंपनी श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस बॉन्ड्स के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने इस बात की जानकारी दी कि वो अपने बॉन्ड्स को इशू कर 400 करोड़ रुपए की डेट कैपिटल जुटाएगी। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर देश भर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी करेंगी जारी। यूक्रेन संकट के बाद रूस और अर्जेंटीना भारत के लिए सूरजमुखी के तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरे। अगस्त महीने में इस खाने के तेल का आयात 89.6% से बढ़कर करीबन 1.35 लाख टन पहुंचा। सोने की कीमतों में दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली और 600 रुपये प्रति 10 किलोग्राम की नरमी देखने को मिली। फिलहाल सोने की कीमतें 51,000 स्तर के नीचे। अमेरिकी महंगाई में नरमी के कोई आसार नहीं। लंबे समय से महंगाई का कारण रहे कुछ फैक्टर्स जैसे कि गैस दाम, सप्लाई चेन में बाधा जैसी चीज़ों में नरमी आई, लेकिन कुछ अन्य कारण इन्फ्लेशन की स्थिति को और भी चिंताजनक बना रहे हैं। भारत में बने सेमीकंडक्टर्स से लैपटॉप होंगे सस्ते। देश में सेमीकंडक्टर का निर्माण होने से 1 लाख रुपए से बिकने वाला लैपटॉप करीबन 40,000 रुपए में से कम में बिकने लगेगा। अप्रैल अगस्त 2022 में कुल निर्यात पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 19.7% बढ़ा। गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण निर्यात अप्रैल अगस्त 2022 में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.5% बढ़कर 135.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। फैशन ब्रांड गुच्ची ने किया ऐलान, क्रिप्टो के रूप में स्वीकार करेगा भुगतान। फैसले के बाद अब इस एनएफटी को क्रिप्टो मार्केट में एक्सपोजर मिलने की उम्मीद। अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7% पर पहुंची। एक महीने पहले जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 6.71% और पिछले साल अगस्त में 5.3%। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 करोड़ रुपए से कम की खुदरा स्वाधी जमाओं पर ब्याज दरों में 0.20% तक की वृद्धि की है। इससे पहले एक्सिस बैंक ने पिछले हफ्ते अपनी एफडी दरों को बढ़ाने का किया ऐलान। पिछले एक महीने में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक सहित कई अन्य बैंकों में जमा दर जो है उनमें बढ़ोतरी कर चुके हैं। भारत में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री 2,31,338 इकाई रही, जो कि 2020-21 के
करीबन 41,000 की इकाई की आंकड़े की तुलना में 5 गुना अधिक है। वहीं कुल बिक्री 1 साल में 3 गुना बढ़ी। वक्त एक ब्रेक का। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। पायलटों और चालक दल के सदस्यों सहित सभी विमान कर्मचारियों को 15 अक्टूबर से शरीर में अल्कोहल की मात्रा का पता लगाने संबंधी परीक्षण ब्रेथ एनालाइजर से गुजरना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रूसी राष्ट्रपति से बात की। गुतेरेस ने कहा कि उन्होंने काला सागर अनाज निर्यात सौदे के विस्तार और युद्ध के कैदियों के बारे में चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यह भी बताया कि जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा पर भी बातचीत हुई। गुतेरेस ने कहा कि रूसी फर्टिलाइजर्स के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करना जरूरी। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने पुष्टि की कि संयुक्त राष्ट्र ने रूस से यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह ओडेसा तक अमोनिया पाइपलाइन को फिर से खोलने पर बातचीत शुरू कर दी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन ने यह वार्ता शुरू नहीं की है, बल्कि ये यूएन की एक पहल है। एक संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन किसी भी ऐसे सौदे को मंजूरी नहीं देगा जो उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से विपरीत है। यूक्रेनी सेना द्वारा खार्किव में नगरों को फिर से हासिल करने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस पर यूक्रेनियों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा रूसी सेना ने गांवों और कस्बों को बर्बाद किया। जेलेंस्की ने उन सैनिकों को पदक सौंपे जिन्होंने हाल ही के दिनों में बालाकिलिया क्षेत्र को मुक्त कराया। नागरिकों और पुलिस ने कहा कि रूसी कब्जे के दौरान बहुत से नागरिक मारे गए थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि एक कार कीव में निजी वाहन से टकराई, लेकिन उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। उनके प्रवक्ता सेरी न्याकीफोरोव ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि इस हादसे की जांच होगी। टाइफून मोइफा के कारण चीन के शंघाई को भारी बारिश और तेज आंधी का करना पड़ा सामना। अपने केंद्र के पास अधिकतम हवा की गति 42 मीटर प्रति सेकंड के साथ टाइफून मोइफा बुधवार को पूर्वी चीन के झाओशुआन से टकराया। भारी बारिश और तेज आंधी के कारण उड़ानें और ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। व्यस्त बंदरगाहों पर काम रोकना पड़ा। आशंका है कि ये टाइफून आधी रात से हांगजो खाड़ी से जियांगसू और शेंडोंग तक पहुंचेगा। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच झड़पों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 150 हो गई। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पिशनियान ने दावा किया कि सोमवार से अजरबैजान के साथ सीमा संघर्ष में 105 आर्मेनियाई सैनिक मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि अजेरी सैनिकों पर इस सप्ताह आर्मेनियाई क्षेत्र के 10 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया गया था। मंगलवार को रूस द्वारा किया गया एक संघर्ष विराम विफल रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का लगाया आरोप। उत्तरी अमेरिका में डेट्रॉइट ऑटो शो का आयोजन किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 35 राज्यों में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए यूएस फंडिंग में पहले $900 मिलियन को मंजूरी देने की घोषणा की।
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताबूत के बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर पैलेस में पहुंचते ही मध्य लंदन में भारी भीड़ जमा हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड महामारी के नए मामलों की संख्या में नाटकीय रूप से गिरावट आई। WHO के प्रमुख ने कहा कि अभी इस अवसर का फायदा नहीं उठाया तो फिर से महामारी का कोई नया रूप सामने होगा और फिर से लोगों को मौत की जोखिम को उठाना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि पिछले सप्ताह कोविड से हुई मौतें मार्च 2020 के बाद सबसे कम थी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रचते हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया। इस जीत के साथ विनेश 2 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। आईसीसी की ताजा जारी T20 रैंकिंग में विराट कोहली ने लगाई 14 स्थान की छलांग। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के चलते कोहली रैंकिंग में 15वें स्थान पर पहुंचे। T20 बल्लेबाजों की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय के रूप में सूर्य कुमार यादव चौथे पायदान पर, वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 15वें स्थान पर मौजूद। गेंदबाजी रैंकिंग में भुवनेश्वर कुमार को एक पायदान का नुकसान उठाना पड़ा और वे 7वें पायदान पर खिसक गए। गेंदबाजी में शीर्ष 10 में शामिल होने वाले भुवनेश्वर एकमात्र भारतीय गेंदबाज। 20 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी, लेकिन इससे पहले टीम को बड़ा झटका लगा। भारतीय युवा फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। भारत ने बुधवार को नेपाल को आसानी से 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता। भारत के लिए बॉबी सिंह, कोरो सिंह, कप्तान वनलाल पेक्का, गोइटे और अमन ने एक-एक गोल किया। मुंबई सिटी एफसी ने ड्यूरन कप के फाइनल में जगह बना ली। रोमांचक सेमीफाइनल में मुंबई ने मॉम्बटन स्पोर्टिंग को बिपिन सिंह के गोल की मदद से 1-0 से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। चैंपियंस लीग में गत विजेता रियल मैड्रिड ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखा। बुधवार को देर रात खेले गए मुकाबलों में रियल ने आरबी लाइप्जिग को 2-0 से शिकस्त दी। चैंपियंस लीग में इंग्लिश क्लब ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए बोरुसिया डॉर्टमंड को 2-1 से हराया। मैन सिटी के हालांड ने अपने पूर्व क्लब के खिलाफ किया विजयी गोल। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मनी ने भी मक्काबी हाइफा के खिलाफ पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 3-1 से जीत दर्ज की। पीएसजी के लिए मेस्सी, एम्बापे और नेमार की तिकड़ी ने एक-एक गोल किया। चैंपियंस लीग में ही इंग्लिश क्लब चेल्सी को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। चेल्सी और सॉल्सबर्ग के बीच खेला गया मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त। यूरोपा लीग में आज खेले जाएंगे ग्रुप दौर के मुकाबले। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने होगी शेरिफ तिरास्पोल की चुनौती। आज से इटली में एक नई शुरुआत होने जा रही है। घुड़सवारी के खेल में देश को एक अलग पहचान देने वाले एक्सटोरियन राइडर फवाद मिर्जा प्रतियोगिता में देश की ओर से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार। फ्रांसीसी आइकॉनिक फिल्म मेकर जीन ल्यूक गोडार्ड का निधन। 91 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। उन्होंने 1960 में अपनी पहली ही फिल्म ब्रेथलेस से सिनेमा जगत में क्रांति ला दी थी। इंद्र कुमार की निर्देशित फिल्म थैंक गॉड मुश्किल में फंस गई। अजय देवगन इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। थैंक गॉड के खिलाफ यूपी में केस दर्ज। माधुरी दीक्षित की फिल्म माजामा में मुख्य भूमिका में वो नजर आएंगी। ये फिल्म एक पारिवारिक मनोरंजन से जुड़ी फिल्म है और 6 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगी। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने फिल्म बबली बाउंसर पर अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत सी नई चीजें सीखी। फिल्म गॉडफादर के गाने थार मार थक्कर मार का टीजर रिलीज। ये गाना 15 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है। ये पहली बार है कि सलमान खान किसी तेलुगु फिल्म में नजर आएंगे। प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष का टीजर 3 अक्टूबर को रिलीज हो सकता है। अभिनेता इशफाक सिंह ने बताया रॉकेट बॉयज के दूसरे सीजन में भौतिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के चरित्र के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की थी। उन्होंने विक्रम साराभाई के जीवन पर काफी शोध किया। अभिनेता दलजीत दोसांझ की फिल्म जोगी रिलीज के लिए तैयार। माना जाता है कि फिल्म की कहानी को विश्वसनीय और संवेदनशील तरीके से कहना बेहद जरूरी है। उन्होंने ऐसा माना। निर्देशक पी वासु की चंद्रमुखी 2 में अभिनेता राघव लॉरेंस मुख्य भूमिका में। इसके लिए उन्हें बहुत अच्छी बॉडी बनानी पड़ी और उन्होंने बनाई। गायक दर्शन रावल, अभिनेत्री वरीना हुसैन का नया गाना ढोल बाजा जारी।
रॉय कपूर फिल्म्स ला रही हैं पेन नलिन की लास्ट फिल्म शो। गुजराती भाषा का ये नाटक विश्व स्तर पर लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहा। फिल्म गुजरात एवं देश के अन्य सिनेमाघरों में 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। रकुलप्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा फिल्म डॉक्टर जी की नई रिलीज डेट सामने। अनुभूति कश्यप के निर्देशन में बनी ये फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज। आयुष्मान खुराना इन दोनों अपनी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को लेकर काफी चर्चा में। इस फिल्म में पहली बार एक्टर अनन्या पांडे के साथ नजर आएंगे। साथ ही फिल्म में अनु कपूर और अभिषेक बैनर्जी भी हैं। जूही चावला की वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज। सस्पेंस से भरपूर होगा मर्डर मिस्ट्री ड्रामा। ओटीटी की दुनिया में मर्डर मिस्ट्री पर आधारित एक और नई वेब सीरीज का तहलका हश हश के नाम से अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। 75 रुपए में मूवी देखने के लिए करना होगा अभी और इंतजार। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पहले 16 सितंबर को इसे मनाने को लेकर तय किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 23 सितंबर कर दिया गया है। निर्देशक अयान मुखर्जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र फिल्म का दूसरा पार्ट 2025 के आसपास रिलीज होगा। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को बनाने में 5 साल का वक्त लगा। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।